Hello everyone, this is Ghanshyam Kumar. Welcome back once more on my YouTube channel G for Grammar with Ghanshyam Kumar. बच्चों, हम लोगों ने पास्ट टेंस को पूरी तरह से कंप्लीट यूँ का अध्ययन कर लिया है। आज हम जो पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बच्चों, इसके डेफिनेशन की बात करें तो जो हम हिंदी से अंग्रेजी में रूपांतरण सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हिंदी के वाक्यों को पहचानने की ज़रूरत होती है और इसके पहचान के तौर पे जो हमारे हिंदी के वाक्य रहते हैं उसकी जो क्रिया होती है अर्थात जो एक्शन वर्ड होती है उसमें गा, गी, गे, गा, गी, गे जैसे शब्द जुड़े होते हैं। ये तो हमारा पहचान हो गया। अगर उदाहरण की बात करें तो जैसा कि हम बार बार जब क्लास ख़त्म करते हैं तो कहते हैं हम आगे पढ़ेंगे, यानी अगले क्लास में हम फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे। अगर आज ये क्लास हम ओवर करते हैं तो कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। तो बच्चों, वही मैं कह रहा हूँ कि हम तुम्हें गणित पढ़ाएंगे। तो बच्चों, यहाँ देखिए आपको जो यहाँ गा, गे, गी लिखा हुआ मिल रहा है तो इसी से हमारी पहचान हो जाता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। हम बात कर लें यहाँ सिंगुलर की, सिंगुलर सब्जेक्ट की। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो हम सब्जेक्ट देखते हैं इसमें एक वचन बहुवचन का ऐसा कोई रूल अनुसरण नहीं किया जाएगा या उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। सिर्फ इसमें जो हमारे सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट, इसको हम दो कैटेगरी में बांट देंगे। दो कैटेगरी में, एक आई और वी, एक आई और वी, और दूसरे की बात करें इनको छोड़कर अदर। अगर हम अदर सब्जेक्ट की बात यहाँ कर लें तो अदर सब्जेक्ट में हमारा हो जाएगा यू, ही, सी, इट, या फिर किसी का नाम हो सकता है। मेरा नाम, आपका नाम, अपना कोई ना कोई नाम है, वो भी हमारे इस अदर सब्जेक्ट में आ जाएंगे। आई और वी के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट में हम एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं शैल, से सबके साथ विल, से सबके साथ विल। ये दो हमारी हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हमेशा बार बार रिपीट होकर के हर टेंस में आएंगे। तो याद रहे, आपको सिर्फ याद करना है आई और वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे। बाकी इसके बाद जितने भी हमारे सब्जेक्ट बनते हैं या जो कोई भी सब्जेक्ट अगर बन रहा है सबके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की, जो कि होगा पहला सेंटेंस जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि इसके स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो बच्चों, स्ट्रक्चर आई थिंक दैट आप लोगों को बनाना आ चुका होगा, यानी आप खुद अब स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हमको करना क्या है, जैसे हम बार बार चर्चा करते हैं कि हमको तर्ज यानी कोई ना कोई फोटोकॉपी बनाना है, तो हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को निकालना है, इसका हेल्पिंग वर्ब जो आप जान चुके हैं उसी के स्थान पे इसको रिप्लेस कर देना है। तो सब्जेक्ट, आफ्टर दैट according to the subject shall or will, then the first form of verb, object। अगर कोई और शब्द है तो हम इसको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। ये हमारा
प्यारे बच्चों, ये हमारा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। ये हेल्पिंग वर्ब जो आप देखे होंगे, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो उसमें डू डज होता था, या फिर वर्ब में एस आई एस लगा हुआ होता था। पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फिर डिड होता था। सब में हमको क्या करना होता है, इसी हेल्पिंग वर्ब से हमारे टेंस की पहचान भी हो जाती है अंग्रेजी में। और हिंदी में आप गा गे गी इसको देखेंगे तब समझ में आएगा। चलिए अब एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं लिखूं लाडो आज खाना बनाएगी, आज प्याज हनु नहीं काटेगा, आज लाडो ही काटेगी और लाडो ही खाना बनाएगी। ठीक, तो यहाँ ये लाडो जैसे हमने अभी कुछ समय पहले लिखा था किसी का नाम, तो मान लीजिए ये रमा लिखा हमने, वैसे ही यहाँ लाडो। तो आपको पता चला गया कि जो लाडो है, ये हमारी जो लाडो है, ये यहाँ का सब्जेक्ट हो गई, कार्य करने वाली, खाना पकाने वाली लाडो है। कौन है? लाडो। तो लाडो हमारा अदर सब्जेक्ट है। अदर सब्जेक्ट के साथ हमने क्या चूज किया हुआ था? विल। तो जाएगा लाडो विल मेक फूड टुडे। ठीक, चलिए अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। ये जो लाडो है ये बहुत ही प्यारी बच्ची है। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, इतनी अच्छी बच्ची है, जैसे वर्तपात जी के जो रचना किए थे उन्होंने लूसी के बारे में, वैसे लाडो भी है। लूसी की तरह लाडो भी है, काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी एक्टिव, बहुत ही स्मार्ट कह सकते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं चंचल। तो दूसरा क्या है? लाडो मंच पर आज डांस करेगी। लाडो आज मंच पर नाचेगी। तो आपको पता चल गया लाडो अदर सब्जेक्ट विल, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब डांस। डांस कहाँ करेगी? डांस टुडे ऑन द स्टेज। ठीक, चलिए हाँ विद्यार्थियों, अगर यहाँ देखा जाए ये जो वर्ड है टुडे, हम इसको वाक्य के अंत में भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं लाडो विल डांस ऑन द स्टेज टुडे। चलिए अब हम आते हैं अफर्मेटिव के बाद निगेटिव सेंटेंस पे। डांस नहीं करेगी। अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें तो निगेटिव सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों, निगेटिव सेंटेंस आपको पता है कि वर्ब से पहले हम नॉट इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ हमने नॉट लिख दिया है। हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या था? शैल या विल। हमने शैल और विल यहाँ लिख दिया, और ये सब्जेक्ट। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर यहाँ का। ठीक, सब्जेक्ट शैल विल के साथ हम लिखेंगे नॉट, और जो भी प्रोसेस है। बच्चों अंग्रेजी सीखना इतना आसान है, सिर्फ ध्यान दिया जाए। और ये जो टिंकू मेरे सामने जो टिंकू बैठ के लिख रहा है, टिंकू, ये टिंकू ध्यान दे कि जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अभी मैंने लाडो को अगर नचाया तो टिंकू को दौड़ाऊंगा। जैसे आज टिंकू का तबीयत कुछ ख़राब है, टिंकू आज
रोड पर नहीं दौड़ेगा। कारण क्या है? बेचारा 2 दिन से सावन का व्रत है। 2 दिन से पिंकू, यू आर नॉट अलाउड टू मेकिंग नॉइज while teaching here. You have to keep and sit properly. टिंकू आज रोड पर नहीं दौड़ेगा। अभी तो मैं इसको बनाऊं तो जाएगा टिंकू will not run। कहाँ नहीं दौड़ेगा? ऑन द रोड। चलिए, अब हम अदर सब्जेक्ट तो ले लिए हैं, अब आई और वी से कुछ देखते हैं। बच्चों समझ में आया? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। नॉट का प्रयोग हमेशा वर्ब से पहले करेंगे। अगर एक साथ 2 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम चर्चा कर चुके हैं, जो पार्टिकल की बात हमने किया था, तो हम मेन वर्ब के बात करेंगे, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बात करेंगे। चलिए दूसरे उदाहरण को लेते हैं। मैं तुम्हें विज्ञान अब नहीं पढ़ाऊंगा। ये जो टिंकू है बड़ा बावरा है। और टिंकू ध्यान इधर, ये जो टिंकू है बहुत ही बावरा है। इतना टीच कर देता है मुझे। कभी कभी मैंने कह दिया देखो अब तुम्हें मैं विज्ञान नहीं पढ़ाऊंगा, अंग्रेजी पढ़ना पढ़ो नहीं तो घर जाओ। यहाँ मैंने लिखा आई, सब्जेक्ट आई हो गया, और आई और वी के साथ आप जानते हैं प्यारे बच्चों हम सेल का यूज करते हैं। आई सेल, आई सेल। अब काम नहीं करना है तो तुरंत नॉट, आई सेल नॉट टीच किसको? तुमको, यू साइंस नाउ। आई सेल नॉट टीच यू साइंस नाउ। तो इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब चलिए हम अगले प्रोसेस पे चलते हैं, कहानी को कुछ आगे बढ़ाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी को हम दूसरे शब्दों में चर्चा किए थे क्लोज इंडेड। क्लोज इंडेड को ही हम यस या नो टाइप, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस से भी बोलते हैं। यस या नो टाइप बार बार इसकी चर्चा होती है, यानी ऐसा प्रश्न, ऐसा क्यूज कि जिसका जवाब हम यस या नो में दें। जैसे मैंने लाडो से पूछा क्या तुम खाना खाई हो? लाडो ने कहा यस। अगर नहीं खाई होती तो नो। मैंने कहा क्या तुमने आज डांस किया? उसने कहा नो। कहीं ना कहीं यस या नो को ही हम क्लोज इंडेड बोलते हैं। और हिंदी में ऐसे वाक्यों की शुरुआत होती है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना लें। तो अंग्रेजी में अगर कोई शब्द या किसी सेंटेंस की शुरुआत विल या शैल से हो, दोनों में से किसी एक से, ठीक उसके बाद हमारा लिखा हुआ है क्या? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। बच्चों इस वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यदि हम क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाएं तो पूरा वाक्य एक प्रकार से गलत माना जाता है। तो चलिए ये हमारा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। क्या वह तुम्हें अपनी समस्या बताएगा? ये पिंकू बहुत उदंड बालक है, बार बार आके डिस्टर्ब कर रहा है बीच में, और लगता है समस्या सुना नहीं रहा है लेकिन बीच में बार बार आ रहा है। क्यों? चलिए
यहाँ वर्ड मिला है क्या, क्या वर्ड होने के कारण प्यारे बच्चों हम इसको शुरू करेंगे शैल या विल, दोनों में से हम किसको लिखेंगे, तो हम आते हैं सब्जेक्ट के पास। अगर सब्जेक्ट ही है या सी अगर गी हो, सॉरी बताएगी होता तो सी हो जाता, यहाँ वह, तो हम लिखेंगे क्या, अदर सब्जेक्ट होने के कारण विल, तो जाएगा विल ही, विल ही। टेल माने होता है बताना, टेल। अब देखिए ही के साथ अपना के लिए हिज लगता है, तो विल ही टेल हिज स्टोरी टू यू सॉरी बच्चों, यहाँ स्टोरी नहीं है, हिज प्रॉब्लम टू यू क्वेश्चन मार्क, हम यहाँ भी क्वेश्चन मार्क ही इंक्लूड करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर यही हेल्पिंग वर्ब वाक्य के शुरू में आ जा रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लोज इंडेड हो जा रहा है। एक और उदाहरण समझते हैं। क्या तुम उससे आज मिलोगे, क्या तुम आज उससे मिलोगे, क्या अदर सब्जेक्ट हमने लिखा विल, विल यू मीट हिम टुडे, विल यू मीट हिम टुडे, ये हमारा इसका अनुवाद होगा। बच्चों अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप बी या इसी को ओपन एंडेड की बात करें, किसके, ओपन एंडेड, तो ओपन एंडेड में है अगर हम कोई प्रश्न किसी से करते हैं तो उसका जवाब यस या नो में नहीं दिया जा सकता, उसका जवाब हम अपने शब्दों में देंगे। अगर किसी से मैं पूछूं कि क्या तुम अगर किसी से मैं पूछूं कि तुम उसे प्रतिदिन क्यों डांटोगे, तुम उसे प्रतिदिन क्यों डांटोगे, तो आप जवाब यस या नो में नहीं दे सकते। आप रीज़न बताएंगे या रीज़न पूरे बाकायदा उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और तब जा कर के आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस या ओपन एंडेड सेंटेंस की बात करेंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन वर्ड को वाक्य के शुरू में लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड को वाक्य के शुरू में लिखते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ तुम उसे प्रतिदिन क्यों डांटोगे, तुम उसे प्रतिदिन क्यों डांटोगे। ठीक, तो बच्चों यहाँ आपने देखा क्यों, क्या देखा, क्यों। जब वर्ड आ गया यहाँ पर क्यों, तो क्वेश्चन वर्ड हम पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे वाई, क्या लिखेंगे, वाई। विल यू, वाई विल यू स्कोल्ड हिम डेली। ठीक है बच्चों, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप बी या यूँ कहें ओपन एंडेड हो गया। ऐसे बहुत से प्रश्न हम एक दूसरे से करते रहते हैं और पाते हैं कि जैसे जैसे हम अनुवाद सीख रहे हैं, यदि उस पर हमारी पकड़ बनती जाती है तो एक दिन हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट करना बहुत ही आसानी हो जाती है। ठीक, अब देखिए अगर दूसरे किसी बहुत से ऐसे उदाहरण ले सकते हैं। अगर इसी में नॉट का प्रयोग करना हो, जैसे इसी में अगर हम नॉट यानी निगेटिव वर्ड का प्रयोग कर दें तो क्या होगा, अगर लिखूं मोहन
तुम्हें सभी समस्याएं क्यों बताएगा। उसकी हो सकती मर्जी ना हो तो कैसे बताएगा। ठीक, तो मोहन तुम्हें सारी समस्याएं या सभी समस्याएं क्यों बताएगा। तो जाएगा वाई विल मोहन टेल यू ऑल प्रॉब्लम्स। अगर हम इस शब्दों में निगेटिव का प्रयोग कर दें तो बच्चों अभी हमने चर्चा किया था, पहले आप इसको लिख लें। मोहन तुम्हें सभी समस्याएं क्यों बताएगा। वाई विल मोहन टेल यू ऑल प्रॉब्लम। अब इसका निगेटिव अगर बनाना हो तो हमने कहा था एक पार्टिकल वर्ड, तो यहाँ विल कभी कोई पार्टिकल आया नहीं है। तो आप अभी हम कल के क्लास में ही चर्चा किए थे, जैसा कि आप जानते हैं अगर स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, यही हम नॉट का प्रयोग करते। किसका, नॉट। तो हमने कहा था अगर ये दोनों यहाँ से अगर यहाँ चले आएँ, देखिए इसी शब्द को हम यहाँ लेके चले आएँ। अगर हम यहाँ से समझिए यहाँ आ गया, कहाँ, यहाँ जो हमने इंक्लूड किया हुआ यहाँ, तो आप देखेंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट हो गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट हो गया। जैसे वह तुम्हारी समस्या क्यों नहीं हल करेगा। ठीक बच्चों, वह तुम्हारी समस्या क्यों नहीं हल करेगा। तो आपने देखा यहाँ क्यों वर्ड आ गया है, तो हम लिखेंगे वाई विल ही। अब देखिए यहाँ नॉट, अगर यहाँ विल होता, विल चला आया यहाँ, तो बचा क्या, नॉट। वाई विल ही नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। बच्चों इस प्रकार से अंग्रेजी के प्रत्येक टेंस को आसानी से हम समझ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उसके हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग से। या अंग्रेजी में कोई वर्ड ऐसा लिखा हो, मान लीजिए अब हिंदी नहीं है, आप अंग्रेजी पढ़ने में महारत हासिल करनी है, अंग्रेजी आपको अच्छी तरह आ गया, अब अंग्रेजी में पहचान बताइए फ्यूचर टेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो आप उसके हेल्पिंग वर्ब को फोकस करिए। यदि हेल्पिंग वर्ब आपको समझ में आ गया तो आसानी से बता देंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। नहीं है तो उसके मेन वर्ब को देखिए, कहीं ना कहीं मेन वर्ब यानी क्रिया से ही टेंस की पहचान होती है, क्रिया से ही टेंस की पहचान होती है। आज हम लोगों ने एक क्लास जो फ्यूचर इंडेफिनिट है इसको पढ़ा, और आगे भी इस प्रकार से वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। लेकिन ये पढ़ाना तब तक ही सफल होगा या तब तक नहीं सफल होगा जब तक आप इस पर गहन अध्ययन खुद नहीं करेंगे। ठीक, तो गहन अध्ययन करने से तात्पर्य है कि आप जो कुछ भी क्लास लेते हैं, वीडियो देखते हैं, उससे संबंधित सवाल, प्रश्न, वाक्य बनाइए। उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हो, सवाल हो, उसको आप बनाइए। ठीक, और बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने कहा था कि इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही उम्मीदें तरीके से हम लोग व्याकरण को पढ़ेंगे, चाहे हिंदी का ग्रामर हो, व्याकरण हो, चाहे वो अंग्रेजी का व्याकरण हो, हम सबको धीरे धीरे कवर करेंगे। इसके पहले आप लोगों ने देखा कि हमारे इस चैनल पे आकर के हिंदी के व्याकरण की शुरुआत की गई है आपके सेक्शन को लेकर के, या यूँ कहे जो हमारा एकेडमिक कोर्स है, एकेडमिक सिलेबस है, उसको लेकर के।
तो कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में हिंदी, इंग्लिश या हो सके कुछ और भी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। लेकिन उसके लिए आपको नोट्स बना करके खुद को तैयार करना पड़ेगा, और ख़ुद को तैयार ये भी करना पड़ेगा कि जब कभी वीडियो अपलोड किया जाए, आपके सामने रखा जाए, तो आप उसको पढ़ें। आप उसको पढ़ें। बिना पढ़े हुए बिना कुछ अभ्यास किए हुए आपको कुछ आने वाला नहीं है, या फिर आपका पढ़ना बेकार है। ठीक, आशा करता हूँ आप लोग क्लास को ले रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उससे संबंधित प्रश्न, समस्याएं जो कुछ आपका है उसको हल कर रहे हैं और ख़ुद को इम्प्रूवमेंट या खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए जी फॉर ग्रामर विद घनश्याम कुमार। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।